यह देखकर कि यशवंत ने वाइन सर्व कर दी थी, अन्विता अब और इनकार नहीं कर सकी। उसने कहा, बॉस यशवंत, चलिए ये आखिरी घूंट खत्म कर लेते हैं और फिर काम की बात करेंगे। ठीक है, पक्का। यशवंत ने सिर हिलाया और अपना गिलास उठाते हुए कहा, चलो चेयरमैन अन्विता, रणनीतिकार नीरा, चीयर्स। अन्विता और नीरा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस यशवंत के साथ गिलास टकराए। इसके बाद तीनों ने अपने अपने गिलास की रेड वाइन एक ही घूंट में पी ली। शराब का आखिरी गिलास खत्म करने के बाद यशवंत ने अपना गिलास नीचे रखा, एक सिगरेट जलाई और मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मैंने चेयरमैन अन्विता को यहां इनवाइट किया है क्योंकि मुझे उनसे किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना है। बॉस यशवंत, आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? अन्विता ने पूछा। आज सुबह अन्विता को यशवंत का फोन आया था, जिन्होंने उन्हें रॉयल डायनेस्टी क्लब में एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया था। उस समय रणनीतिकार नीरा ने इस मुलाकात में आने से मना किया था क्योंकि उन्हें शक था कि यह एक जाल हो सकता है। अन्विता ने भी नेचुरली इस बारे में सोचा था, लेकिन आखिर में वह फिर भी एग्री हो गई। आखिरकार अनवर मिलियन बर्ड सोसाइटी की चेयरमैन के रूप में वह सिर्फ यशवंत के डर से इस अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट कैसे कर सकती थी? अगर यह बात बाहर फैल गई तो बाकी अंडरवर्ल्ड गैंग्स क्या सोचेंगे? वे निश्चित रूप से यही सोचेंगे कि अन्विता डरपोक है और एनाग सोसाइटी से डरती है। हालांकि आने से पहले उसने और नीरा ने कुछ तैयारियां की थीं। भले ही वह ज्यादा लोगों को साथ नहीं लाई थी, लेकिन अन्विता ने रॉयल डायनेस्टी क्लब से कुछ ही दूरी पर ए300 लोगों को घात लगाकर बैठा रखा था। ऐसा करने का मकसद किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करना था। अगर कोई अनहोनी होती तो घात लगाकर बैठे लोग टाइम पर पहुंच सकते थे। तो अन्विता और नीरा वहां पहुंचे थे। यशवंत मुस्कुराया, धुएं का छल्ला उड़ाया और बोला, चेयरमैन अन्विता, आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सिचुएशन बदल गई है। अब पावर का बैलेंस 4 पक्षों के बीच नहीं, बल्कि 3 पक्षों के बीच है। आज साउथ डिस्ट्रिक्ट के आयरन ब्लड अलायंस ने इन ड्रैगन गेट को अपने कब्जे में ले लिया है, स्काई पियर्सिंग सोसाइटी को अपने में मिला लिया है और अनगिनत सेकेंड और थर्ड क्लास के गैंग्स को रीऑर्गेनाइज करके मुंबई में बिना किसी शक के नंबर 1 पावर बन गया है। वे लगभग अजेय हैं, अपनी पावर के पीक पर हैं। तो फिर बॉस यशवंत आखिर कहना क्या चाहते हैं? अन्विता ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए पूछा। यशवंत मुस्कुराया और आगे बोला, मुझे लगता है कि चेयरमैन अन्विता ने यह कहावत जरूर सुनी होगी, क्या मैं किसी और को अपने बिस्तर के बगल में खर्राटे लेने की परमिशन कैसे दे सकता हूं? यशवंत ने जोर से जवाब दिया और फिर कहा, अब आयरन ब्लड अलायंस बहुत एम्बिशियस है। एवेंचर की लीडरशिप में वे हर जगह एक्सपैंड कर रहे हैं और उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आयरन ब्लड अलायंस जल्द ही हमारी एनाग सोसाइटी और आपकी वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी तक अपना प्रभाव फैला लेगा। आखिरकार आयरन ब्लड अलायंस के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा आप और मैं ही हैं। बॉस यशवंत, मैं मानती हूं कि आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। वास्तव में मैं वंश की तारीफ करती हूं। वह एम्बिशियस है, साहसी है, उसमें चीजों को भांपने की तेज क्षमता है और वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किलफुल है। उसने अकेले दम पर एक साधारण क्लब को टॉप लेवल के क्लब में बदल दिया। इस लिहाज से हम उनसे वाकई बहुत पीछे हैं। अन्विता ने सिर हिलाया, वंश के बारे में बात करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। अब वह वाकई में उस शख्स के रूप में अपनी इमेज पर खरा उतरता है जिसे मैं प्यार करती हूं। उसने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। अन्विता के अनजाने में प्रकट हुए लड़की जैसे व्यवहार को देखकर यशवंत को बहुत चिढ़ मची। यशवंत ने गहरी भौहें चढ़ाकर नाखुश होकर कहा, चेयरमैन अन्विता, आपको उस बच्चे की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मेरी राय में उस बच्चे में कुछ हुनर तो है, लेकिन वह किस्मत पर ज्यादा डिपेंड रहता है। अगर मास्टर लोखंडे ने उसे स्काई पियर्सिंग सिक्योरिटी नहीं दी होती तो उनका आयरन ब्लड अलायंस आज हमारी ही ताकत के बराबर होता। बॉस यशवंत, क्या आप वंश से जलते हैं? अन्विता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। बॉस यशवंत, प्लीज एक बात समझ ले, कभी कभी किस्मत भी एक तरह की पावर होती है। चेयरमैन अन्विता, आप उस लड़के वंश की इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं? क्या आपको उस पर क्रश है? यशवंत ने नाखुशी से मुट्ठी भींचते हुए पूछा। अन्विता ने कुछ भी नहीं छिपाया, बल्कि सीधे सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे वंश से प्यार हो गया है। आखिर उसके जैसा अट्रैक्टिव मर्द किसे पसंद नहीं आएगा? चेयरमैन अन्विता, अट्रैक्शन के मामले में मैं यशवंत उस लड़के से कुछ खास बुरा नहीं हूं। सच तो यह है कि कई मामलों में
मैं उस लड़के से बेहतर हूं, इसलिए। चेयरमैन अन्विता, आप किसी पार्टनर को चुनते समय मेरे बारे में भी सोच सकती हैं। आखिरकार आप जानती हैं कि मैं यशवंत लंबे समय से आपका फैन रहा हूं। यशवंत ने गर्व से अपना सिर उठाया और बहुत क्लियरली कहा, हे बॉस यशवंत, मुझे लगता है कि हमें टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। चलिए सीरियस मुद्दों पर बात करते हैं। अन्विता ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा। अन्विता की बातें सुनकर यशवंत का दिमाग खराब हो गया। अधत तेरी की, यह औरत वाकई में टॉपिक बदलने में एक्सपर्ट है। अजब, हम पहले वंश के बारे में बात कर रहे थे, तब आपने यह क्यों नहीं कहा कि हम टॉपिक से भटक रहे हैं? यशवंत ने खुद को शांत करने के लिए सिगरेट के कुछ गहरे कश लिए और फिर कहा, ठीक है चेयरमैन अन्विता, चलिए काम पर वापस लौटते हैं। बिल्कुल सही। मेरा मानना है कि अगर हम आयरन ब्लड अलायंस के हाथों खत्म नहीं होना चाहते, तो हमारे पास एक होकर आयरन ब्लड अलायंस के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं चेयरमैन अन्विता को हमारी नाग सोसाइटी के साथ अलायंस बनाने के लिए दिल से इनवाइट करता हूं। अन्विता मुस्कुराई और बोली, बॉस यशवंत, आप अभी भी इतने जिद्दी क्यों हैं? आपने अलायंस का मुद्दा कई बार उठाया है, लेकिन मैं अन्विता आपको वही जवाब दूंगी। हमारी वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी आपकी नाग सोसाइटी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। क्यों? यशवंत ने अन्विता को हैरानी से देखा और कहा, चेयरमैन अन्विता, आपको पता होना चाहिए कि आयरन ब्लड अलायंस एक बड़ा खतरा है। अगर हम दोनों मिलकर आयरन ब्लड अलायंस को खत्म करने के लिए हाथ मिला ले, तो हमें इसके भारी फायदे मिलेंगे। अन्विता ने यशवंत को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, बॉस यशवंत, अगर हम अलायंस बनाते हैं और फिर आयरन ब्लड अलायंस को खत्म कर देते हैं, तो आपकी नाग सोसाइटी शायद पलटकर हमारी वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी को ही निगल जाएगी, है ना? हाँ? यशवंत थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने ऊपर से शांत रहते हुए कहा, हे चेयरमैन अन्विता, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मैं इतना एहसान फरामोश इंसान कैसे हो सकता हूं? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भले ही हम मिलकर आयरन ब्लड अलायंस को सचमुच खत्म कर दे, हमारी दोस्ती नहीं की टूट हम। यशवंत, पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में कौन तुम्हारी महत्वाकांक्षा से अनजान है? तुम मुंबई के अंडरवर्ल्ड को एक करने के लिए इतने पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है? हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अन्विता बेवकूफ हूं? अन्विता ने मजाक उड़ाते हुए कहा। और तो और यशवंत, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम वंश से आधी उंगली के बराबर भी बेहतर नहीं हो। मुंबई पर राज करना चाहते हो, तुम सपने देख रहे हो। इतना कहकर अन्विता ने हाथ हिलाते हुए कहा, नीरा चलो चले। जी हाँ चेयरमैन। नीरा ने सिर हिलाया और अन्विता के साथ जाने के लिए उठ खड़ी हुई। चेयरमैन अन्विता, क्या आप वाकई दोबारा नहीं सोचेंगी? यशवंत ने एक वाइन ग्लास पकड़ा हुआ था, जिसमें वह रेड वाइन को घुमा रहा था, और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल रही थी। यशवंत, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाऊंगी। अन्विता ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया। यह सुनकर यशवंत का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने अपना वाइन ग्लास मेज पर पटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, चेयरमैन अन्विता, चूंकि आप इतनी जिद्दी हैं, इसलिए मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। आज रात अगर आप हमारी नाग सोसाइटी के सामने सरेंडर करने का ऑप्शन चुनती हैं, तो हम शायद आपकी जान बख्श देंगे। दरअसल, अगर आप अच्छा बर्ताव करती हैं, तो हम आपको वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी को मैनेज करना जारी रखने की परमिशन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप राजी नहीं हुई, तो मुझे अफसोस है, हमारे पास जोर जबरदस्ती करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जोर जबरदस्ती? अन्विता और नीरा के चेहरे के हाव भाव एक साथ बदल गए और उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि यशवंत पूरी तरह से आर पार के मूड में है। यह विचार उनके मन में आया ही था। इसके बाद नीरा ने बाहर की ओर चिल्लाकर कहा, प्रतीक, तुम सब अंदर आओ और चेयरमैन को प्रोटेक्शन दो। आवाज धीरे धीरे गूंजी। अंधड़ाम प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुला। अन्विता द्वारा लाए गए लगभग 20 एलीट गुंडे एक साथ अंदर घुस आए। चेयरमैन अन्विता, नीरा मैम, हम पहुंच गए हैं, इंचार्ज प्रतीक चिल्लाया। फिर लगभग 20 लोग, जो चमचमाती तलवारों और चापड़ से लैस थे, बीच में अन्विता और नीरा को घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। अरे नहीं, चेयरमैन अन्विता, आपको सच में लगता है कि आप इतने कम लोगों के साथ यहां से भाग निकलेंगी, है ना? यशवंत ने मुस्कुराते हुए पूछा। अन्विता की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसने कहा, यशवंत, मैं अन्विता, जब चाहूं तब जा सकती हूं। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? सच में? वाह चेयरमैन अन्विता, आपका कॉन्फिडेंस तो कमाल का है। यशवंत मुस्कुराया और फिर ताली बजाई।
स्नैप 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 स्नैप। अचानक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते काले कपड़ों में लोगों का एक बड़ा ग्रुप प्राइवेट रूम में घुस आया। कुल मिलाकर 140 से ज्यादा लोग थे और उन्होंने तुरंत अन्विता और नीरा को घेर लिया। इन लगभग 140 लोगों से एक खूंखार आभा निकल रही थी। उनकी आंखों में गहरा कातिलाना इरादा भरा हुआ था और हर एक के हाथ में एक तलवार थी। वे साफ तौर पर नाग सोसाइटी के एलीट मेंबर्स थे। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह थी कि 3 और लोग इन लोगों से अलग दिख रहे थे। उन्होंने आम सिविलियन कपड़े पहने हुए थे और उनकी आभा इन एलीट गुंडों की तुलना में कहीं ज्यादा पावरफुल थी। 1.9 मीटर से ज्यादा लंबा, मजबूत कदकाठी और दयालु चेहरे वाला एक आदमी मौसम ठंडा हो जाने के बावजूद भी काली बनियान पहने हुए था। दूसरा आदमी लगभग 1.8 मीटर लंबा था, औसत कदकाठी का था, हल्के नीले रंग की डेनिम की ड्रेस पहने हुए था, दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी त्रिकोणीय आंखों में मर्डर करने का इरादा साफ झलक रहा था। आखिरी वाला लगभग 1.75 मीटर लंबा था, उसके छोटे लाल बाल थे, उसने एक काला बॉडीसूट पहना हुआ था और उसकी विस्फोटक मांसपेशियां इस तरह उभरी हुई थीं मानो वे बॉडीसूट को फाड़ देंगी। ये तीनों नाग सोसाइटी के 8 वज्र में से 3 हैं। इदशान, जो 6ठे नंबर पर है, इंखुंखार, जो 7वें नंबर पर है, और इन टायरानोसॉर्स, जो 8वें नंबर पर है। वे सभी प्राचीन मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट थे और उनकी ताकत बेहद पावरफुल थी। नाग सोसाइटी का आज जो रुतबा और सक्सेस है, वह इन्हीं की मदद की बदौलत है। इन तीनों लोगों को देखकर अन्विता का दिल बैठ गया। उसने ठंडे स्वर में यशवंत को घूरते हुए कहा, यशवंत, तुम्हारा बजट तो वाकई बहुत बड़ा है। तुमने तो 8 वज्रों में से 3 दशान, खूंखार और टायरानोसॉरस को ही बुला लिया है। क्या तुम वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के सभी मेंबर्स को आज रात यहीं दफनाने का प्लान बना रहे हो? यशवंत ने बेबसी से आ भरी और कहा, चेयरमैन अन्विता, मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप हमारी नाग सोसाइटी के सामने सरेंडर करती हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के मेंबर्स आज रात यहां से सेफली जा सकते हैं। थू, नाग सोसाइटी के सामने सरेंडर कर दूं? मुझे अपने पीछे खड़े भाइयों से पूछना पड़ेगा कि क्या वे राजी हैं। अन्विता ने सपाट चेहरे से कहा, साले, मेरे सामने सरेंडर करो। मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तुम क्या कर लोगे? बिल्कुल सही। तुम कमीनों को लगता है कि तुम हमें पूरा निगल जाओगे। इतना आसान नहीं है। चेयरमैन मैम, बस ऑर्डर दीजिए। चाहे आज हम यहीं मर जाएं, हम इन कमीनों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। हाँ, चलो लड़ते हैं, इन्हें खत्म करते हैं। वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के लिए लड़ते हैं। अन्विता द्वारा लाए गए लगभग इन 20 लोग गुस्से से भरे हुए थे और उन्होंने अपने हथियार ऊपर उठाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें आपस में मिल गईं और पूरे प्राइवेट रूम में गूंज उठीं, इतनी तेज कि कान बहरे हो जाएं। तो फिर हमारे पास डिस्कस करने के लिए और कुछ नहीं है। यशवंत का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह चिल्लाया, सब लोग ध्यान से सुनो। अन्विता को जिंदा पकड़ो, बाकी सबको मार डालो। भाइयों, हमला करो। वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के उन बदमाशों के टुकड़े टुकड़े कर दो। टायरानोसॉरस दहाड़ा और उसने ऑर्डर दिया, मारो सालों को। वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के उन कमीनों को मार डालो। नाग सोसाइटी के लगभग 40 मेंबर्स ने दहाड़ लगाई और बिना किसी झिझक के वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी पर टूट पड़े। सोसाइटी के मेंबर्स पर, भाइयों, इन्हें मार गिराओ, फिर मेरे साथ आगे बढ़ो। अन्विता ने अपना दाहिना हाथ झटका और स्विश की आवाज के साथ उसकी आस्तीन से एक छोटी सी चाकू निकली, जिसकी लंबाई उसकी बांह की आधी थी। उसने अपने हाथ में धारदार ब्लेड उठाई, उसे सीधे अपने दुश्मन की ओर तान दिया और साथ ही हमले का ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिलते ही वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी और नाग सोसाइटी के मेंबर्स के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। पूरा प्राइवेट रूम जंग के मैदान में बदल गया। नीरा, चलो अब मिलकर हमला करते हैं, जब तक हालात अस्त व्यस्त हैं। पास में घात लगाकर बैठे भाइयों को तुरंत सिग्नल दो और उन्हें आकर मदद करने के लिए कहो। अन्विता ने तुरंत ऑर्डर दिया। जी हाँ चेयरमैन, नीरा ने सीरियस चेहरे के साथ सिर हिलाया। तुरंत ही अन्विता और नीरा ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। दोनों के हाथों में एक एक चांदी का खंजर था और दो खूबसूरत तितलियों की तरह वे नाग सोसाइटी के गुंडों के बीच तेजी से दौड़ने लगीं। हालांकि वे औरतें थीं, लेकिन उनकी लड़ने की स्किल किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। जब भी वह अपनी तेज धार वाली तलवार चलाती, दर्द भरी चीखें गूंज उठती थीं। कुछ ही समय बाद नाग सोसाइटी के कई मेंबर्स जमीन पर गिर पड़े, अपनी लीडर और रणनीतिकार की बहादुरी देखकर। वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के मेंबर्स भी पीछे नहीं हटे।
उन्होंने गुस्से से घूरते हुए और दहाड़ते हुए पलटवार किया। उस बड़े प्राइवेट रूम में चीख पुकार और चिल्लाहट की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे एक अफरा-तफरी और खौफनाक माहौल बन गया था। जैसे जैसे वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के एक के बाद एक सदस्य गिरते गए, पास ही सोफे पर बैठकर तमाशा देख रहे यशवंत के होठों पर एक चौड़ी मुस्कान थी। उसे दुश्मन की जान अपने हाथों में होने का एहसास बहुत अच्छा लगता था। अपने लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होते देख विता ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। कहावत है कि चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ना पड़ता है। फिर वह चिल्लाई, भाइयों जाओ और यशवंत को मार डालो। चेयरमैन मैम मैं जा रहा हूं। प्रतीक ने सिर हिलाया, फिर अपनी तलवार उठाई और यशवंत की ओर दौड़ पड़ा। यशवंत कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। जैसे ही प्रतीक यशवंत के पास पहुंचा, उसने अपनी तलवार से यशवंत के सिर पर वार किया। अवूश! हालांकि इससे पहले कि प्रतीक अपना चाकू नीचे ला पाता, बगल में खड़ा इंद्रशाने अचानक आगे बढ़ गया। हे, तुम खुद ही मौत को दावत दे रहे हो। दशान मासूमियत से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक कातिलाना चमक दिखाई दी। उसने पहले अपनी विशाल हथेली से प्रतीक के हाथ से धारदार तलवार छीन ली और फिर अपनी बड़ी मुट्ठी से प्रतीक की छाती पर जोरदार वार किया। इंधड़ाम! एक भारी सी धमक, औफ! एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ प्रतीक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर पत्थर मार दिया हो। वह तोप के गोले की तरह हवा में उछल गया, जमीन पर जोर से गिरा और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। महज एक मुक्के से उसने वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के एक एलीट का काम तमाम कर दिया। हमले की शुरुआत से लेकर लड़ाई के अंत तक आधे मिनट से भी कम समय लगा। यह 8 वज्रों की शक्ति है, एक विशाल पहाड़ की शक्ति है। यह पहाड़ों की बेमिसाल ताकत है। भाई प्रतीक मारे गए। भाई प्रतीक का बदला लो। वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के कई एलीट मेंबर्स दुख और गुस्से में चिल्लाते हुए निडर होकर आगे बढ़े, लेकिन खूंखार और टायरानोसॉरस ने उन सभी को तुरंत मार डाला। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे 8 वज्र कमजोर हैं? हा, कितने बेवकूफ हो तुम सब! यशवंत ने मजाक उड़ाया। फिर अपने सामने पड़े वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के एक आदमी की लाश को एक तरफ लात मारकर फेंक दिया। अपने भाइयों को एक एक करके खून के तालाब में गिरते देख अन्विता को ऐसा लगा जैसे उसका दिल छलनी हो रहा हो। इन भाइयों ने नॉर्थ और साउथ में कई सालों तक कई लड़ाइयों में मेरा साथ दिया है। यशवंत, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अन्विता ने अपनी तेज धार वाली तलवार लहराई, नाग सोसाइटी के 2 गुर्गों का गला काट दिया और यशवंत की ओर दौड़ पड़ी। नीरा का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाई, चेयरमैन वे तीनों बहुत ताकतवर हैं, आपको सावधान रहना होगा। चिंता मत करो नीरा, सब ठीक हो जाएगा, अन्विता ने जवाब दिया। फिर पलक झपकते ही वह यशवंत के पास पहुंच गई। यह देखकर दशान, खूंखार और टायरानोसॉरस तीनों थोड़े हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि वे इस महिला को वाकई निडर समझते हैं। भाड़ में जाओ! अन्विता ने एक कोमल चीख निकाली, फिर अपने हाथ में मौजूद तेज धार वाले ब्लेड को घुमाया और एक शानदार आग बनाते हुए उसे यशवंत के दिल की ओर वार किया। हालांकि डेनिम पहने उस खूंखार योद्धा ने और भी तेजी से रिएक्ट किया। वह आगे बढ़ा और अपने हाथ में मौजूद त्रिकोणीय मिलिट्री खंजर से हमले को रोक दिया। एक तेज टक्कर की आवाज सुनाई दी। अन्विता का हमला नाकाम हो गया और हमले के झटके से उसका शरीर पीछे की ओर लुढ़क गया। अरे ओ कुतिया, क्या तुझे लगता है कि तू मेरे भाई को मार सकती है? बिल्कुल नहीं। भयंकर दहाड़ के साथ खूंखार ने अपना त्रिकोणीय खंजर लहराया और जवाबी हमले के लिए तैयार हो गया। खूंखार, सावधान रहना, उसे मार मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा दिल टूट जाएगा। यशवंत ने रेड वाइन का एक घूंट लेते हुए कहा। समझ गया भाई, तो मैं उसे जिंदा पकड़ लूंगा। अपनी बात पूरी करने से पहले ही खूंखार मुस्कुरा उठा। अन्विता ने एकदम शांत भाव से अपना कदम उठा लिया था। जल्द ही अन्विता और खूंखार के बीच लड़ाई छिड़ गई। हालांकि अन्विता चाहे जैसे भी हमला करे, खूंखार आसानी से उसके हमलों को फेल करने में सक्षम था। एक पल के लिए केवल 2 परछाइयां ही प्राइवेट रूम के अंदर तेजी से घूमती हुई दिखाई दे रही थीं, जो मेज और कुर्सियों को गिरा रही थीं। चेयरमैन अन्विता, आप मेरे टक्कर की नहीं हैं। बेहतर होगा कि आप अभी हार मान लें। अन्विता के हमलों को रोकते हुए खूंखार ने ताने भी मारे। हालांकि अन्विता ने खूंखार की बकवास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। खूंखार की लापरवाही का फायदा उठाते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद तलवार का एंगल बदला और खूंखार की हथेली पर वार किया। छी! तेज धार वाली ब्लेड त्रिकोणीय मिलिट्री खंजर से टकराई, जिससे चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगी। अरे ओ कुतिया, मेरे रास्ते से हट जा! एक जोरदार दहाड़ के साथ
खूंखार में अपनी बाह में पूरी ताकत लगाई, जिससे अन्विता 2 कदम पीछे उड़ गई। हालांकि अन्विता ने तुरंत खुद को संभाला और अपनी कलाई की एक और फुर्तीली हरकत से उसने ब्लेड को और भी अजीब एंगल पर खूंखार के सिर की ओर तिरछे में वार किया। सातवें भाई, सावधान रहो। सब कुछ साफ साफ देखते हुए टायरानोसॉरस ने तुरंत एक चेतावनी दी। धत तेरी की! खूंखार के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अन्विता, जो देखने में एक नाजुक महिला लगती है, उसमें इतनी जबरदस्त फाइटिंग पावर होगी और वह उस पर लगातार ऐसे खतरनाक हमले करेगी। इसलिए उसे अब अपनी इज्जत बचाने की कोई परवाह नहीं थी और वह बेहद भद्दे तरीके से लुढ़क कर एक तरफ हट गया। हालांकि अन्विता का खंजर हवा में सीटी बजाता हुआ आया, खूंखार के सिर से बालों का एक गुच्छा काटता हुआ निकला और फिर उसके कंधे पर गहरा वार कर दिया। अच्छी उसके कपड़े और शरीर चीर दिए गए थे और खून की धार फूट पड़ी। उफ! खूंखार ने गुर्राते हुए कई कदम पीछे खींच लिए। 8 वज्रों के पावरफुल वॉरियर्स भी कोई खास नहीं है। अपने पहले दांव में सफल होते देख अन्विता ने ठंडी चीख मारी और खूंखार को सांस लेने का मौका दिए बिना ही उस पर एक और हमला कर दिया। हालांकि उसने अभी 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि दशान के पहाड़ जैसे विशाल शरीर ने उसका रास्ता रोक दिया। तुम्हें मेरे सातवें भाई को चोट पहुंचाने की परमिशन नहीं है, दशान ने रूखेपन से कहा, फिर अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर अन्विता की कलाई पकड़ ली। अन्विता चौंक गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दशान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाई। उसने दांत पीसते हुए अपना एक लंबा पैर उठाया और दशान की कनपटी की ओर किक मारी। अधड़ाम! हालांकि दशान ने बस अपना दूसरा हाथ उठाया और तुरंत अन्विता के पैर को रोक दिया। अन्विता की किक काफी जोरदार थी। हालांकि इससे दशान को कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन उसकी बांह थोड़ी सुन्न जरूर हो गई। मेरे रास्ते से हट जाओ! एक दहाड़ के साथ दशान ने अपनी पकड़ छोड़ते ही अपना मोटा दाहिना पैर उठाया और बिना किसी दया के अन्विता के पेट में जोरदार लात मारी। इस समय अन्विता के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था और दशान की लात सीधे उसके पेट में पड़ी। एक दबी हुई सी आवाज के साथ अन्विता दर्द से चीख उठी, क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर बुरी तरह जा गिरा। दशान की लात में जबरदस्त ताकत थी। हालांकि यह अन्विता को जान से मारने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन इससे उसके अंदरूनी अंगों में भयंकर हलचल हुई और उसके मुंह के कोने से चमकीला लाल खून बहने लगा। चेयरमैन! अन्विता को घायल देखकर नीरा घबराकर चिल्ला उठी। नाग सोसाइटी के 2 गुर्गों को गिराने के बाद वह दौड़ी और अन्विता को उठाने में मदद की। चेयरमैन, क्या आप ठीक हैं? अन्विता का पीला चेहरा देखकर नीरा का दिल टूट गया। इसी पल वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के बचे हुए 6 या 7 सदस्यों ने देखी अन्विता घायल हो गई है और सभी उसकी हिफाजत के लिए दौड़ पड़े। नीरा, मैं ठीक हूं, मैं अभी भी लड़ सकती हूं। अन्विता ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, अपने बचे हुए लगभग 10 आदमियों पर एक नजर डाली और कहा, नीरा, जल्दी से बैकअप बुलाओ, जल्दी करो। ठीक है। नीरा ने सिर हिलाया और जल्दी से अपना फोन निकालकर कॉल करने लगी। नाग सोसाइटी के गुंडे अपना हमला जारी रखना चाहते थे, लेकिन यशवंत ने शांत भाव से कहा, उसे फैसला करने दो। मैं उनकी लाचारी देखना चाहता हूं। यशवंत की बातें सुनकर अन्विता और बाकी सब लोग चौंक गए। उन्हें कुछ हद तक समझ नहीं आ रहा था कि उसका मतलब क्या था। इस समय अन्विता थोड़ी घबराई हुई थी और उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा था। उसी समय नीरा का कॉल कनेक्ट हो गया। लवकुश, तुम अभी कहाँ हो? जल्दी से रॉयल डायनेस्टी क्लब आओ, हम यशवंत के आदमियों के चंगुल में फंस गए हैं। नीरा ने जल्दी से कहा, मैडम, हम खुद यशवंत के आदमियों घेरे में फंस गए हैं और टाइम पर वहां नहीं पहुंच सकते। रिसीवर से एक आवाज आई। बैकग्राउंड में हथियारों के टकराने की आवाज के साथ साथ कुछ दहाड़े और चीखें भी सुनी जा सकती थीं। क्या कहा तुमने? नीरा का चेहरा बदल गया। क्या तुम सभी 300 लोग फंस गए हो? जी हाँ मैडम, उनके पास कम से कम 400 लोग हैं। हम घेरा नहीं तोड़ पा रहे। लवकुश, तुम्हें हर हाल में हमला करना ही होगा, चाहे तुम कर सको या न कर सको। अगर तुम टाइम पर नहीं पहुंचे तो चेयरमैन खतरे में पड़ जाएंगी। जी हाँ मैडम। फोन रखने के बाद नीरा ने भौहें चढ़ाकर अन्विता से कहा, चेयरमैन, लवकुश और बाकी लोग यशवंत के जाल में फंस गए हैं। वे टाइम पर यहां नहीं पहुंच पाएंगे। नीरा की बातें सुनकर अन्विता और वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के बाकी सदस्य सन्न रह गए। यशवंत! अन्विता ने यशवंत को घूरकर देखा। उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। चेयरमैन अन्विता, मुझे इस तरह मत देखिए। आप ही डिनर पर लोगों को लाई थीं। क्या आपको लगता है कि मुझे पता नहीं था? हे!
जिस पल से तुमने मेरे इलाके में कदम रखा है, तब से तुमने जो कुछ भी किया है, वह मेरी निगरानी में है। यशवंत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप और बैकअप बुलाना जारी रख सकती हैं, हम आपका इंतजार कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास काफी टाइम है। यशवंत की बातें सुनकर अन्विता के चेहरे के भाव फिर से बदल गए और उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। उसने झट से नीरा से कहा, तुम्हें तुरंत दूसरे भाइयों से कांटेक्ट करना चाहिए। जी। नीरा ने सिर हिलाया और जल्दी से दोबारा फोन करना शुरू कर दिया। जल्द ही सभी कॉल्स खत्म हो गए। नीरा का चेहरा पूरी तरह उतर गया। आमतौर पर चालाक और जुगाड़ू मानी जाने वाली वह महिला अब विरोध करने में पूरी तरह से बेबस महसूस कर रही थी। नीरा भाइयों को क्या हुआ? अन्विता ने नीरा का हाथ पकड़ते हुए पूछा। चेयरमैन, मैंने अभी अभी सभी हॉल मास्टर्स को फोन किया, लेकिन उन सभी ने कहा कि नाग सोसाइटी ने उन पर खतरनाक हमला कर दिया है। सभी भाई लड़ाई में उलझे हुए हैं और अब कोई भी टाइम पर यहां नहीं पहुंच सकता। नीरा ने दुख और गुस्से से कहा। क्या? यह सुनकर अन्विता का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में यशवंत उनकी वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी पर हमला करने के लिए लोगों को भेजेगा। अन्विता ने दांत भींचते हुए और कांपते हुए यशवंत की ओर मुड़कर कहा, यशवंत, तुम कितने नीच हो। हे चेयरमैन अन्विता, मुझे नीच कहो या बेशर्म, मुझे यशवंत को जरा भी परवाह नहीं। जब तक मैं आखिरी विनर हूं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यशवंत मुस्कुराया और बोला, चेयरमैन अन्विता, बस हमारे सामने सरेंडर कर दीजिए। बेकार का ड्रामा करना बंद कीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक तुम वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी मुझे सौंप नहीं देती, मैं तुम्हें अपनी रखैल बना लूंगा। फिर यह पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड हमारा हो जाएगा। यशवंत, भले ही मैं, अन्विता, मर जाऊं, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। अन्विता ने एक तीखी चीख मारी, फिर अपने हाथ में तलवार उठाई और दहाड़ते हुए कहा, भाइयों, मेरे पीछे आओ और इन कमीनों को मार डालो। मारो, मारो। वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के बचे हुए मेंबर्स ने अपने हाथ ऊपर उठाए और नारे लगाए। वे यशवंत की बातों से बिल्कुल भी नहीं डरे। यशवंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, अन्विता को छोड़ दो, बाकी किसी को जिंदा मत छोड़ो। ऑर्डर मिलते ही नाग सोसाइटी के सभी गुंडों ने वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के मेंबर्स पर एक और हमला बोल दिया। जंग की चीखें एक बार फिर गूंज उठीं। बिना किसी झिझक के अन्विता और नीरा नाग सोसाइटी के गुंडों की ओर दौड़ पड़ीं। शाम के 9 बजे नमेपल लीफ विलाय नंबर 6 से खाना खत्म हो चुका था और रिया मेज साफ कर रही थी। हालांकि रूही अवंशं के साथ चिपक गई। वंश, मुझे और बताओ, उस सिस्टम को तबाह करने के बाद क्या हुआ? रूही ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए एक्साइटमेंट से पूछा। रूही, बहुत देर हो रही है, कल मंडे है और तुम्हें स्कूल जाना है। अपने कमरे में जाओ और आराम करो, रिया ने कहा। मैं फिर से वंश से सुनना चाहती हूं कि एंचाइनाई में उनके साथ क्या हुआ था, रूही ने नखरे दिखाते हुए कहा। कल जब टाइम मिलेगा तो मैं वंश से कहानी सुनाने को कहूंगी। अब जाकर सो जाओ, रिया ने सख्त चेहरे से कहा। ठीक है, मैं समझ गई। रिया के नाराज होने के डर से रूही ने केवल सिर हिलाया और ऊपर चली गई। वंश, तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। रिया ने सफाई का काम खत्म कर लिया था और ऊपर जाने से पहले उसने वंश से कुछ कहा। वंश ने सिर हिलाया, थोड़ी देर हॉल में रुका, एक सिगरेट पी और फिर उठकर अपने कमरे में वापस चला गया। जैसे ही वंश कमरे में दाखिल हुआ और अपने कपड़े उतारकर नहाने के लिए बाथरूम में जाने ही वाला था, तभी उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आ गया। वंश ने अपना फोन निकाला और उस पर नजर डाली तो पता चला कि यह अर्पण खत्री का फोन था। अर्पण खत्री खुफिया काम के लिए जिम्मेदार है और वह आमतौर पर उसे तभी फोन करता है जब कोई बहुत बड़ी बात हो। अब जब अर्पण खत्री ने फोन किया है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा जरूर हुआ होगा। क्या क्लब के साथ कुछ हुआ होगा? यह सोचते ही वंश ने झटपट फोन उठा लिया। हेलो वंश, क्या तुम अभी तक मुंबई वापस आ गए हो? अर्पण खत्री की भारी आवाज सुनाई दी। मैं आज ही वापस आया हूं। क्या हुआ, क्या कोई बात है? वंश ने पूछा। वंश, तुम्हें वापस देखकर खुशी हुई। बात यह है कि कुछ समय पहले ही हमारे मुखबिरों ने पता लगाया है कि नाग सोसाइटी ने वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी पर भयंकर हमला कर दिया है। दोनों गैंग्स अब पूरी तरह से गैंग वॉर में उलझे हुए हैं। क्या? नाग सोसाइटी और वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी पहले से ही लड़ रहे हैं। वंश एक पल के लिए रुका, अपनी आंखें सिकोड़ी और बोला, ऐसा लगता है कि यशवंत ने हमारे आयरन ब्लड अलायंस का प्रेशर महसूस कर लिया है और अब वह चैन से नहीं बैठ सकता। वंश, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें चुपचाप बैठकर तमाशा देखना चाहिए
या हमें वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी की मदद करनी चाहिए? अर्पण खत्री ने पूछा। वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी की चेयरमैन अन्विता मेरी दोस्त है। बेशक, मुसीबत में फंसे दोस्त की मदद करना हमारा फर्ज है, वंश ने जवाब दिया और फिर पूछा, टाइगर सर, चेयरमैन अन्विता अभी कहाँ है? वंश, चेयरमैन अन्विता ने यशवंत डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। क्या? चेयरमैन अन्विता यशवंत के डिनर में गई थीं? जी हाँ, खबर पक्की है, चेयरमैन अन्विता सचमुच डिनर में गई थीं। यह सुनकर वंश सन्न रह गया। यह औरत बेवकूफ है, यह जानते हुए भी कि यशवंत के इरादे नेक नहीं थे। यह औरत डिनर में गई, क्या वह जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं ले रही थी? हालांकि अन्विता के साथ पहले जो हुआ था उसे याद करते हुए वंश इस औरत को इग्नोर नहीं कर सकता था। इसलिए वंश ने तुरंत पूछा, टाइगर सर, क्या आप जानते हैं कि यशवंत अपना डिनर कहाँ होस्ट कर रहा है? नाग सोसाइटी के हेडक्वार्टर में, रॉयल डायनेस्टी क्लब। ठीक है, मैं समझ गया। वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी और नाग सोसाइटी की सिचुएशन पर नजर रखना जारी रखें। कोई भी खबर मिलते ही मुझे तुरंत बता देना। कॉपी दैट वंश। फोन रखने के बाद वंश ने अन्विता को फिर से फोन किया। हालांकि किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। उसने कुछ और बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। अशिट, अन्विता के साथ कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो वह कभी भी मेरे कॉल को इग्नोर नहीं करती। वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जल्दी से दराज से अपनी कार की चाबियां निकालीं और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही वंश उस लैंड रोवर में बैठ गया जो नेहाई ने उसके लिए छोड़ी थी और विला से दूर निकल गया। रास्ते में वंश ने अपना फोन निकाला और लेई हुई को फोन किया। कॉल का जवाब तुरंत दिया गया। अरे वंश भाई, आप वापस आ गए, लेई हु की एक्साइटेड आवाज सुनाई दी। हाँ, मैं आज दोपहर मुंबई पहुंच गया, वंश ने जवाब दिया, फिर कहा, छोटे लेई, अब और किसी चीज के लिए टाइम नहीं है। स्काई पियर्सिंग सोसाइटी के इंचार्ज को तुरंत ऑर्डर दो कि वह वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी की मदद के लिए लोगों को भेजे हों। वंश भाई, वर्मिलियन बर्ड को क्या हुआ? लेई हु ने कुछ हैरानी से पूछा। टाइगर ने अभी मुझे फोन किया और बताया कि नाग सोसाइटी आज रात वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी पर बहुत बड़ा हमला करने वाली है। अरे बाप रे! वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी और नाग सोसाइटी के बीच वॉर कैसे शुरू हो गया? मुझे इसके बारे में पता ही क्यों नहीं चला? मुझे भी अभी अभी इसके बारे में पता चला है। इसलिए टाइम बहुत कीमती है। आपको तुरंत स्काई पियर्सिंग सोसाइटी को वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी की मदद के लिए भेजना होगा। साथ ही आपको अपने साथ कुछ लोगों का एक ग्रुप भी भेजना चाहिए जो बैकअप दे सकें। ठीक है, वंश भाई, मैं समझ गया। मैं अभी जाकर इसका इंतजाम कर देता हूं। लेई हु ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा और सीधे हाँ कर दी। हालांकि जैसे ही वंश फोन रखने ही वाला था, लेई हु की आवाज सुनाई दी। वैसे वंश भाई, क्या आप अब हमारे साथ आ रहे हैं? मैं नहीं आऊंगा। चेयरमैन अन्विता इस समय मुसीबत में हो सकती हैं और मैं रॉयल डायनेस्टी क्लब जा रहा हूं। रॉयल डायनेस्टी क्लब? लेई हु ने हैरानी से कहा। वंश भाई, रॉयल डायनेस्टी क्लब नाग सोसाइटी का हेडक्वार्टर है। वहां पक्के तौर पर बहुत सारे लोग पहरा दे रहे होंगे। आपके लिए अकेले जाना सेफ नहीं है। क्या मैं कुछ भाइयों को आपकी मदद के लिए भेज दूं? अब टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है और मैं अकेला नहीं जा रहा हूं। मैं कुंदन, अजय चौधरी और अर्पित को फोन करूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अगर कोई अपडेट मिले तो मुझे बता देना। इतना कहकर वंश ने फोन काट दिया। फोन रखते ही वंश ने कुंदन, अजय चौधरी और अर्पित को फोन किया और उनसे एरिया इंटरनेशनल के गेट पर इंतजार करने को कहा और बताया कि वे बाद में एक साथ रॉयल डायनेस्टी क्लब जाएंगे। भले ही रॉयल डायनेस्टी क्लब नाग सोसाइटी का हेडक्वार्टर है, लेकिन वंश के लिए वहां अकेले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि उसे चिंता थी कि बाद में उसके अन्विता की देखभाल करने का टाइम नहीं होगा, इसलिए उसने कुंदन और अन्य लोगों को बुलाया। फोन करने के बाद वंश ने एक्सीलेटर को पूरी तरह दबाया और रिया इंटरनेशनल की ओर तेजी से निकल गया। इस पल वंश ने अपनी काली लैंड रोवर को एक जंगली जानवर की तरह चलाया और नियान लाइट से जगमगाती सड़कों पर तेवर से दौड़ाया। इन 12 मिनट बाद कार रिया इंटरनेशनल कंपनी के गेट पर पहुंची। कुंदन, अजय चौधरी और अर्पित दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। वंश ने कार की खिड़की नीचे की, कुंदन और अन्य लोगों को हाथ हिलाकर इशारा किया और पुकार कर कहा, कुंदन, अजय चौधरी, अर्पित, कार में बैठो। जब कुंदन और अन्य लोगों ने वंश को आते देखा तो वे जल्दी से दौड़कर कार में बैठ गए। जैसे ही वे कार में बैठे, अजय चौधरी ने पूछा, वंश भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? नाग सोसाइटी के हेडक्वार्टर रॉयल डायनेस्टी क्लब की ओर,
वंश ने गहरी आवाज में जवाब दिया और फिर कार स्टार्ट कर दी। वंश भाई, क्या हम नाग सोसाइटी के खिलाफ जंग शुरू करने जा रहे हैं? क्या हम अभी उनके हेडक्वार्टर पर हमला करने जा रहे हैं? अजय चौधरी ने एक्साइटमेंट से पूछा। जब कुंदन और अर्पित ने सुना कि लड़ाई होने वाली है, तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। इसका कोई और इलाज नहीं है। उनके जैसे मार्शल आर्ट्स के दीवानों के लिए कंपनी के गेट पर बैठकर हर दिन लोगों को आते जाते देखना वास्तव में बोरिंग है, और वे लंबे समय से घुटन महसूस कर रहे थे। इसलिए वे काफी समय से एक्शन के लिए बेताब थे। वंश की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसने कहा, इस बार हम लोगों को बचाने जा रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा, उसे बेरहमी से मार डाला जाएगा। जी हाँ, वंश भाई, कुंदन और अन्य दो ने एक साथ जवाब दिया। वंश भाई, आपका वापस आना बहुत अच्छा है। अब जब आप वापस आ गए हैं, तो हम आखिरकार हाथ पैर खोल सकते हैं। कुंदन मुस्कुराया और शर्माते हुए हंस पड़ा। यह सुनकर वंश इस मस्खरे कर अवाक रह गया, खासकर जब उसने अजय चौधरी और अर्पित को हामी भरते हुए देखा, तो वंश के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। ये तीनों लोग तो पक्के तौर पर लड़ाई के भूखे हैं। वंश ने अपना सिर हिलाया। उसकी गहरी निगाहें सामने रोड पर टिकी हुई थीं, और उसने ठंडे स्वर में कहा, यशवंत, बेहतर होगा कि तुम अन्विता की हिफाजत करो, वरना मैं तुम्हें पैदा होने पर पछतावा करवा दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, वंश ने तुरंत कार की रफ्तार बढ़ाकर उसे मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचा दिया। कार सड़क पर एक के बाद एक कई कारों को ओवरटेक करते हुए तेजी से आगे बढ़ी। उसकी तेज गति से पैदा हुई तेज हवा के कारण आसपास से गुजर रही कारें थोड़ी कांपने लगीं। काली लैंड रोवर बिजली की तरह तेज रफ्तार से आई। यह पल भर में अंधेरे को चीरती हुई निकली और झट से उसमें गायब हो गई। हमारा टारगेट रॉयल डायनेस्टी क्लब है। उसी समय पर रॉयल डायनेस्टी क्लब, एम्परर्स पेविलियन, वह प्राइवेट रूम पहले से ही खून की नदी से लथपथ था। पूरी तरह से तहस नहस था। जमीन और दीवारों पर हर जगह खून फैला हुआ था और लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। अन्विता द्वारा लाए गए सभी 20 से ज्यादा एलीट सैनिक लड़ाई में मारे गए थे। हालांकि नाग सोसाइटी को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। प्राइवेट रूम के अंदर और बाहर हर जगह नाग सोसाइटी के गुंडों की लाशें पड़ी थीं, जिनकी कुल संख्या लगभग 50 थी। चेयरमैन, हमारे सभी सैनिक मारे गए हैं। नीरा का शरीर खून से लथपथ था। कुछ खून उसके दुश्मनों का था और कुछ खून उसने खुद भी बहाया था। उसके कंधे, पीठ और पेट के निचले हिस्से पर गहरे घाव थे और खून तेजी से बह रहा था। मैंने देख लिया। अन्विता ने अपने हाथ में खंजर को कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी चोटें और भी गंभीर थीं। उसकी बाहों, कंधों और पेट के निचले हिस्से पर लगे घावों के अलावा उसकी पीठ पर कम से कम 18 सेंटीमीटर लंबा एक भयानक चाकू का घाव भी था। भयंकर लड़ाई के बाद अन्विता बुरी तरह घायल हो गई थी। उसका बहुत खून बह गया था और वह बुरी तरह से थक गई थी। औरत होने की वजह से उसकी फिजिकल लिमिट्स दिखने लगी थीं। उसके माथे से पसीने की धार बहने लगी और उसकी हरकतें अब पहले जैसी फुर्तीली नहीं रहीं। नाग सोसाइटी के गुर्गों से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। असली मुसीबत तो दशान, खूंखार और टायरानोसॉरस नामक उन तीनों राक्षसों से निपटना था। ये तीनों लोग उसे जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे बस उसे थका देने वाली लड़ाई में घसीट रहे थे, उसे कमजोर कर रहे थे। यशवंत ने प्राइवेट रूम के बीच में बैठी अन्विता की ओर देखा और जीभ चटकाते हुए कहा, चेयरमैन अन्विता, बस सरेंडर कर दीजिए। आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? अन्विता के चेहरे पर एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने ठंडेपन से यशवंत को घूरते हुए धीरे धीरे और सोच समझकर हर शब्द कहा, यशवंत, मेरी बात सुनो। चाहे इसका मतलब मौत ही क्यों न हो, मैं अन्विता तुम्हारे सामने कभी सरेंडर नहीं करूंगी। बेहतर होगा कि तुम यह ख्याल अभी छोड़ दो। यशवंत का चेहरा सीरियस हो गया और वह अन्विता को घूरते हुए बोला, अन्विता, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम सचमुच सरेंडर नहीं करोगी? हम कभी हार नहीं मानेंगे। अन्विता की आवाज बर्फीली थी। उसके चार शब्द गूंजते हुए और पावरफुल थे। हे, यशवंत ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अन्विता, मैंने शुरू में तुम्हारी जान बख्शने का प्लान बनाया था, बशर्ते तुम मेरे सामने सरेंडर करने को तैयार हो जाओ। लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं न केवल तुम्हारी वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी पर कब्जा करने जा रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें नरक में भी भेजूंगा। अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो, बकवास करना बंद करो। अन्विता ने अपने दांत भींचे। उसकी आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी। वह मरने के लिए तैयार थी। नीरा, आज रात हम दोनों शायद यहीं मर जाएंगी। मुझे बहुत अफसोस है।
अन्विता ने नीरा की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में पछतावा और शर्म झलक रही थी। नीरा मुस्कुराई और बोली, चेयरमैन, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ लड़ने का मौका मिलना, भले ही मेरी मौत हो जाए, मुझे तसल्ली रहेगी। ठीक है नीरा, चलो उससे आखिरी बार लड़ते हैं। भले ही हम मर जाएं, नरक के रास्ते में हम एक दूसरे का साथ देंगे। जी हाँ चेयरमैन। यह कहने के बाद अन्विता और नीरा ने अपनी तलवारों को कसकर पकड़ लिया और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गईं। यशवंत ने और कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाकर बोला, इन सबको मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। हाँ। अन्विता और नीरा के चारों ओर मौजूद नाग सोसाइटी के गुंडे उन्हें धमकी भरे अंदाज में घूर रहे थे। यह ऐसा था मानो भेड़ियों का एक झुंड दो मेमनों को कत्लखाने में इंतजार करते हुए देख रहा हो। उन दोनों कुतियों को मार डालो, उसके एक गुर्गे ने तुरंत ऑर्डर दे दिया। मारो। गुंडों का एक ग्रुप दहाड़ते हुए अन्विता और नीरा की ओर दौड़ा। आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी। अन्विता और नीरा एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर खड़ी थीं। एक दूसरे का सहारा लेते हुए वे बार बार अपनी तेज तलवारें चला रही थीं। तेज ठंडी रोशनी की एक सीरीज हवा में चमक उठी। चीख पुकार के बीच इंसिक्स या एस7 और लोग तुरंत जमीन पर गिर पड़े। फर्श पर बिछी महंगी कालीन पहले से ही खून के गहरे लाल धब्बों से सन चुकी थी। जो गुंडे जमीन पर गिर पड़े उनकी भी भयानक मौत हुई। कुछ के गले काट दिए गए थे, कुछ के दिल में छेद कर दिए गए थे और कुछ के सीने और पेट चीर दिए गए थे। अन्विता और नीरा को मौत के कगार पर होने के बावजूद इतना खूंखार देखकर नाग सोसाइटी के गुंडों का ग्रुप इतना डर गया कि उनके दिल कांप गए। एक पल के लिए लगभग 30 गुंडे अन्विता और नीरा से 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहे, उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यशवंत ने नाखुशी से भौहें चढ़ाईं, फिर हाथ हिलाते हुए कहा, खूंखार, यह तुम्हारे जिम्मे है। हाँ बॉस, खूंखार ने जवाब दिया, फिर अपनी त्रिकोणीय मिलिट्री ब्लेड को कसकर पकड़ा और अन्विता और नीरा की ओर बढ़ते हुए एक शैतानी मुस्कान बिखेरी। तुम दोनों मनहूस औरतें, मुझे, खूंखार को, तुम्हें तुम्हारी आखिरी यात्रा पर भेजने दो। खून की प्यास से भरी मुस्कान के साथ उस पागल ने दोनों पैरों से जमीन पर लात मारी, अपने त्रिकोणीय खंजर को पकड़ा और एक जंगली घोड़े की तरह उन दोनों की ओर दौड़ पड़ा। यह देखकर कि खूंखार ने हमला शुरू कर दिया है, वहां मौजूद गुंडे और भी साहसी हो गए और एक बार फिर उन दोनों पर टूट पड़े। पलक झपकते ही अन्विता और नीरा इन गुंडों के चंगुल में फंस गईं। अचानक एक तेज सरसराहट की आवाज सुनाई दी। जब अन्विता दूसरों से लड़ने में बिजी थी, उसी पल का फायदा उठाते हुए खूंखार के हाथ में मौजूद 3 धारी मिलिट्री ब्लेड हवा में सीटी बजाती हुई आई और सीधे अन्विता की पीठ की ओर निशाना साधा। खूंखार बहुत बदले की भावना वाला इंसान है। अन्विता ने अभी अभी उसे घायल किया था, इसलिए वह उसे जान से मारने पर तुला हुआ था। हालांकि अन्विता अब गंभीर रूप से घायल थी। उसका बहुत खून बह चुका था, वह थक चुकी थी और उसकी फिजिकल रिएक्शन स्पीड में काफी कमी आ गई थी। इसलिए उसे खूंखार द्वारा किए गए हमले पर रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। यह अन्विता की पीठ को भेदने ही वाला था। चेयरमैन, सावधान रहें, नीरा ने घबराहट में चिल्लाकर कहा। जल्दी से अपने 2 दुश्मनों को लात मारकर गिरा दिया और फिर खूंखार के रास्ते में कूद पड़ी। पागल औरत, तुम ये सब क्या कर रही हो? जब खूंखार ने नीरा को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा तो वह दहाड़ उठा, लेकिन तलवार निकल चुकी थी और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अच्छी त्रिकोणीय ब्लेड सीधे नीरा के पेट को चीरती हुई निकल गई। खून बह निकला, जिससे उसके कपड़े लाल रंग से सन गए। इसी पल अन्विता ने शोर सुना और तुरंत पीछे मुड़ गई। जब उसने यह मंजर देखा तो उसे लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसका सब कुछ उजड़ गया। ये तो सीधे मौत को दावत देना है। खूंखार ने भौहें चढ़ा ली और नीरा को लात मारकर एक तरफ कर दिया। उधड़ाम नीरा का शरीर सीधे जमीन पर जा गिरा। नीरा, अन्विता चीखती हुई तेजी से नीरा के पास दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। नीरा, आप कैसी हैं? नीरा, क्या आप ठीक हैं? नीरा। अन्विता की आंखें लाल थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने अपने हाथों से नीरा के घाव से खून बहना रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, खून बहता ही रहा। चेयरमैन, मुझे माफ कर दीजिए, अब से नीरा आपके साथ नहीं रह सकती। बोलते समय नीरा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और वह रुक रुक कर बोल रही थी। नहीं नीरा, तुम ठीक हो जाओगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम जिंदगी भर बहने रहेंगी। तुम मुझे पहले कैसे छोड़ सकती हो? अन्विता की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह रोते हुए बोली, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। मैं तुम्हें बचाने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगी। चेयरमैन, हम
अगले जन्म में फिर से बहनें बनेंगी। अपने आखिरी शब्द कहने के बाद नीरा ने धीरे धीरे अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर ली। नहीं। अन्विता पागलों की तरह चिल्लाई। वह आवाज दर्दनाक थी, जैसे किसी घायल परिंदे का विलाप। उसका असल इरादा नीरा को अपनी पीठ पर लादकर यहां से भागने का था। हालांकि वह बिल्कुल भी ताकत नहीं जुटा पाई। वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे अपनी पीठ पर उठाना तो दूर की बात थी। यशवंत ने अन्विता पर आखिरी बार नजर डाली, फिर रेड वाइन का एक घूंट भरकर कहा, खूंखार अब अपना काम पूरा करो। खूंखार ने सिर हिलाया, फिर अन्विता के पास गया, अपनी त्रिकोणीय ब्लेड घुमाई और बिना किसी झिझक के उस पर वार कर दिया। अन्विता विरोध करने की हालत में नहीं थी। जैसे जैसे धारदार तलवार उसके करीब आती गई, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। इस नाजुक पल में अचानक बिजली कड़कने जैसी एक तेज आवाज गूंज उठी। मौत को दावत दे रहा है। इसके तुरंत बाद बाहर से एक लाश उड़ती हुई अंदर आ गिरी। उस खूंखार योद्धा ने अपना सिर घुमाया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई रिएक्शन दे पाता, अचानक उड़कर आई एक लाश ने उसे दूर धकेल दिया। फिर एक काली परछाई प्राइवेट रूम के बाहर से तेजी से अंदर आई और सीधे अन्विता के सामने खड़ी हो गई। वंश। अन्विता ने अपनी आंखें खालीपन से खोलीं और जब उसने अपने रास्ते में खड़े आदमी को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण कौंध गई। ये वही है, ये वही है। वंश ने अपना सिर घुमाया, अन्विता की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, अन्विता, लगता है तुम्हें मुझे एक और जान का कर्ज चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें तुम्हारा कर्ज जरूर चुका दूंगी। अन्विता ने मजबूती से जवाब दिया और फिर कहा, वंश, क्या तुम्हें मेडिकल नॉलेज नहीं है? प्लीज नीरा को बचाने में मेरी मदद करो। ठीक है, मैं अभी उसका खून बहना रोक देता हूं। मैं तुम्हें बाद में हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वंश ने जवाब दिया, फिर जल्दी से नीरा के पास गया। 3 पत्थर की सुइयां निकाली और उन्हें नीरा के शरीर के 3 प्रमुख पॉइंट्स में डाल दिया। जैसे ही सुइयां डाली गईं, नीरा के घाव से खून बहना तुरंत धीमा हो गया। जब अन्विता ने देखा कि नीरा का खून बहना कम हो गया है, तो उसे तुरंत राहत मिली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोश हो गई। खूबसूरत मुसीबत, वंश ने हैरानी से कहा और जल्दी से अन्विता के घावों की जांच की। जब उसने अन्विता के शरीर पर चाकू के घावों के बेतरतीब टेढ़े मेढ़े निशान देखे तो उसके दिल में अचानक दर्द की एक लहर दौड़ गई। बिना कुछ कहे उसने झटपट 2 और पत्थर की सुइयां निकालीं और उन्हें अन्विता के शरीर के 2 प्रमुख पॉइंट्स में चुभो दिया। तुरंत ही अन्विता के घावों से खून बहना धीमा हो गया। अरे साले, तू कौन है? इसी पल खूंखार, जो अचानक जमीन पर गिर गया था, उठा और गुस्से से वंश को घूरने लगा। मैं वंश हूं। वंश खड़ा हुआ, मुड़ा और खूंखार को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। हालांकि वंश का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खौफनाक कातिलाना इरादा साफ झलक रहा था। एक झलक ही खूंखार और अन्य लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें देखने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि साक्षात मौत का देवता है। खूंखार आखिरकार नाग सोसाइटी के 8 वज्रों में से एक 7वां वज्र था। इसलिए भले ही वह वंश के औरा से डर गया था, लेकिन वह जल्दी ही होश में आ गया। हे, तो तुम ही हो आयरन ब्लड अलायंस के मास्टरमाइंड, अंडरवर्ल्ड के कुख्यात सुपर वॉर गॉड? खूंखार ने ताना मारते हुए पूछा। हालांकि वंश ने उसे बेरुखी से देखा और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वहां मौजूद नाग सोसाइटी के अन्य मेंबर्स कांप उठे। उन्होंने लंबे समय से वंश की महान इज्जत और खौफ के बारे में सुना था। अंडरवर्ल्ड के लोग उसे पागल और शैतान कहते हैं। वे न केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, बल्कि वे पलक झपकाए बिना ही मार डालते हैं। खूंखार ने ताना मारते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम वाकई उतने ही पावरफुल हो जितना कि अफवाहें कहती हैं। आओ मुझसे लड़ो। तुम मेरे हाथों के लायक नहीं हो। वंश ने अपना सिर हिलाया। हालांकि खूंखार एंशियंट मार्शल आर्ट्स का मास्टर था, फिर भी उसकी पावर एक्वायर्ड लेवल के मिड स्टेज पर ही थी, जो वंश की तुलना में कहीं कम थी। अतु हरामखोर, मुझे कम मत समझ। एक दहाड़ के साथ खूंखार ने अपना त्रिकोणी खंजर उठाया और वंश की ओर हमले के लिए दौड़ पड़ा। मौत को बुला रहा है। वंश ने यह बात लापरवाही से कही और फिर अपना शरीर हिलाया। जब वंश दोबारा दिखा, तब तक उसका दाहिना हाथ खूंखार के हाथ में मौजूद त्रिकोणीय ब्लेड को मजबूती से पकड़ चुका था। तुरंत ही उसने अपने दाहिने हाथ से जोर लगाया और उसे तोड़कर खोल दिया। एक्लैंग, एक तीखी आवाज सुनाई दी। स्टील से बनी त्रिकोणीय ब्लेड ठीक बीच से 2 टुकड़ों में टूट गई। इसके उलट वंश के दाहिने हाथ पर कुछ लाल निशानों के अलावा कोई खरोंच तक नहीं थी। क्या
यह देखकर खूंखार पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो और वह जो कुछ देख रहा था उसे समझने में पूरी तरह फेल हो गया। क्या यह आदमी इंसान भी है? और उसने अपने खाली हाथों से एक स्टील की ब्लेड को दो हिस्सों में तोड़ दिया। खूंखार की फटी आंखों के सामने वंश ने मानो थैले से कुछ निकालते हुए आगे की ओर छलांग लगाई और अपने दाहिने हाथ से खूंखार की गर्दन दबोच ली। तुरंत ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आसानी से उस खूंखार योद्धा के 160-70 अंतरी तक पाउंड के शरीर को हवा में उठा लिया। नहीं नहीं, वह खूंखार योद्धा डर के मारे चीख उठा, लेकिन वंश ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और अचानक अपने दाहिने हाथ से पूरी ताकत लगा दी। एक तेज चटकने की आवाज के साथ खूंखार की गर्दन टूट गई। कचरा। वंश ने बेरुखी से दो शब्द कहे, फिर लापरवाही से खूंखार की लाश को एक तरफ फेंक दिया मानो उसने कोई मामूली काम किया हो। पूरा प्राइवेट रूम तुरंत ही सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग डर के मारे वंश को घूर रहे थे, खासकर नाग सोसाइटी के गुंडे। वे तो पहले से ही डरे हुए थे। 8 वज्रों में से 7वां वज्र, वह खूंखार योद्धा इतनी आसानी से मारा गया, यह नामुमकिन है। इस समय यशवंत भी अपने सदमे से बाहर आ गया। वह दहाड़ा दशान, टायरानोसॉर्स और बाकी सब, हमला करो, वंश को मार गिराओ। हाँ बॉस, वंश को मार डालो, मारो। नाग सोसाइटी के गुंडे दहाड़ते हुए वंश की ओर दौड़े, जबकि दशान और टायरानोसॉर्स भी तुरंत वंश की ओर लपके। तभी कई और टेढ़ी-मेढ़ी लाशें उड़कर आईं और लोगों के एक बड़े ग्रुप को गिरा दिया। फिर बाहर से 3 लोग अंदर घुस आए। जो लोग आए थे वो थे जिंदा कत्लेआम मशीन कुंदने, गले पर तलवार अजय चौधरी, मौत की सुई अर्पित। जब कुंदन और उसके 2 साथी प्रकट हुए तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में दहशत साफ झलक उठी। आयरन ब्लड अलायंस के सभी टॉप एक्सपर्ट्स वास्तव में आ चुके हैं। कुंदन, अजय चौधरी, अर्पित, इन सबको मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। वंश की आवाज इतनी ठंडी थी मानो वह सीधे बर्फीले नरक से आ रही हो। ऑर्डर मिलते ही सभी लोग एक भयंकर मारकाट में शामिल हो गए। पियर फ्लावर नीडल स्टॉर्म। अर्पित ने धीमी सी आवाज में चिल्लाते हुए अपना दाहिना हाथ झटका। अवूश भूश भूश। हवा से एक के बाद एक चांदी की सुइयां मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगीं, जो सीधे नाग सोसाइटी के इन गुंडों की ओर जा रही थीं। इन गुंडों को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। इससे पहले ही चांदी की सुइयां उनके शरीर में धंस गईं। दर्द भरी चीखें लहरों की तरह उठती और गिरती रहीं। 1 सेकंड से भी कम समय में उसके एंटेनन से अधिक साथी जमीन पर गिर पड़े। हालांकि आखिरकार यह नाग सोसाइटी का हेडक्वार्टर था और इस जगह की सुरक्षा के लिए काफी लोग तैनात थे। भले ही वंश और उसके साथियों ने घुसपैठ के दौरान कम से कम 100 लोगों को मार डाला था, लेकिन जो लोग इस जगह की रक्षा कर रहे थे उनके लिए यह यकीनन समुद्र में एक बूंद के बराबर था। तो इस समय और भी अधिक लोग उमड़ पड़े। वंश असल में यशवंत को सीधे मारना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। जैसे ही वह एक को मारता, दूसरा उसकी जगह आ जाता। वह उन सबको अकेले नहीं मार सकता था। इसी पल वंश और अजय चौधरी से लड़ रहे दशान ने कुंदन को देखा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं, मानो उसने किसी पुराने दुश्मन को देख लिया हो। उसने अजय चौधरी और अन्य लोगों से लड़ाई नहीं की, बल्कि कुंदन का सामना करने की तैयारी की। कुंदन, मैं तुमसे बहुत समय से मिलना चाहता था, मुझसे मुकाबला करो। एक जोरदार दहाड़ के साथ 1.9 मीटर ऊंचे विशालकाय दशान का शरीर बुलडोजर की तरह कुंदन की ओर बढ़ गया। हाँ, ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। जब कुंदन ने देखा कि आखिरकार उसके कद का कोई बंदा मिल ही गया है, तो वह बेहद एक्साइटेड हो गया और दशान की ओर दौड़ पड़ा। बैंग 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 बैंग। अब कुंदन का शरीर किसी टैंक जैसा था। वह जहां भी जाता, रास्ते में खड़े गुंडे बॉलिंग बॉल की तरह दूर जा गिरते थे। जल्द ही कुंदन और दशान के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। बाजी क्वान, ओवरलॉर्ड फिस्ट। कुंदन और दशान दोनों की आवाजें बहुत तेज थीं, और जब वे चिल्लाते तो ऐसा लगता जैसे बादलों की गड़गड़ाहट हो रही हो। धमाका धमाका। दोनों ने एक ही समय पर एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। दोनों की मुट्ठियां किसी बड़े कटोरे जितनी बड़ी थीं। मुक्का ऐसे फेंका गया जैसे दो उल्कापिंड आपस में टकरा गए हों, जबरदस्त और धरती को हिला देने वाली ताकत के साथ। अंधड़ाम, उनके मुक्के जोरदार तरीके से टकराए। एक भयानक शॉकवेव चारों दिशाओं में तेजी से फैली और उनके सबसे करीब मौजूद गुंडे इस शक्ति के कारण तुरंत जमीन पर गिर पड़े। जहां तक प्राइवेट रूम में रखी मेजों और अन्य सामान की बात थी, वे सब पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। अधप धप कुंदन 2 कदम पीछे हट गया। अधप धप धप दशान 3 कदम पीछे हट गया। उनकी पहली मुलाकात में कुंदन को मामूली बढ़त हासिल थी। हाँ, बहुत बढ़िया था।
चलो इसे फिर से करते हैं। कुंदन दिल खोलकर हंसा, उत्साह से अपनी छाती पीटी और फिर पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। इतने लंबे समय तक कंट्रोल करने के बाद कुंदन आखिरकार अपनी पूरी ताकत से लड़ने का मौका पाकर बहुत खुश था। आखिरकार एक फाइटिंग के दीवाने के लिए सबसे बुरी बात यही है कि उसका कोई टक्कर का प्रतिद्वंदी न हो। वॉर दशान बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने फिर से अपनी मुट्ठी भींची और कुंदन की ओर दौड़ पड़ा। अपने दूसरे मुक्के के साथ ही दोनों ने एक साथ अपनी पावर को 6th लेवल तक बढ़ा दिया। इंधड़ाम उनके मुक्के फिर टकराए। उसकी तबाही मचाने वाली शक्ति डरावनी थी। सभी मेजें, कुर्सियां और बेंच चकनाचूर हो गए और फूलदान और मिट्टी के बर्तन भी टूट गए। मजा आ गया। कुंदन ने अपना सिर उठाया और दहाड़ लगाई। फिर अपनी पावर में 10% की और बढ़ोतरी कर दी। बाजीक्वान दशान लिनिंग स्ट्राइक। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कुंदन सीधे दशान की ओर दौड़ा। ओवरलॉर्ड फिस्ट, ओवरलॉर्ड स्ट्राइक। दशान भी पीछे नहीं हटने वाला था और उसने सीधे कुंदन पर हमला बोल दिया। अगले ही पल फिर उन्होंने देखा कि कुंदन और दशान दो ट्रेन के डिब्बों की तरह भयानक रूप से टकरा गए। अंधड़ाम इसका असर बेहद पावरफुल था। कुंदन लड़खड़ाया और खुद को कई कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। टक्कर के कारण उसके शरीर का आधा हिस्सा सुन्न हो गया था। हालांकि उस पहाड़ दशान की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। उसका सांवला रंग गहरा बैंगनी लाल हो गया था। उसे अपने पूरे शरीर में खून का प्रवाह तेज महसूस हुआ और उसकी मांसपेशियां कांपने लगीं। अब कमाल का है। कुंदन और दशान ने एक ही समय में मन ही मन एक दूसरे के बारे में यह सोचा। यह टक्कर लगभग बराबरी की थी। हालांकि दोनों को चोटें आईं, लेकिन कोई भी दूसरे को गिराने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उनके द्वारा मचाए गए हंगामे ने पहले ही उनके आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया था। एक पल के लिए उनके आसपास के लोग लड़ना बंद कर चुके थे और गजब की चुप्पी के साथ उन दोनों को देखने लगे। हे भगवान, क्या ये दोनों सच में मांस और खून के बने हैं? जब वे इस तरह एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या उन्हें चोट नहीं लगती? अर्पित ने हैरानी से कहा। अजय चौधरी ने हैरान भाव से कुंदन की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि उनके शरीर मांस और खून के बने हैं या नहीं, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि कुंदन ने मुझे पहले बताया था कि उसने 18 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू की थी और 13 साल की उम्र में उसने अपने घर के पीछे पहाड़ी पर 13 से ज्यादा बड़े पेड़ों को गिरा दिया था। एक पेड़ की मोटाई कितनी थी? अर्पित ने अनजाने में पूछा। यह हमारी कमर से लगभग दुगनी मोटी थी, अजय चौधरी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। इसके अलावा उस समय तक उसने एंशियंट मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। क्या? यह सुनकर अर्पित इतना हैरान हुआ कि वह अवाक रह गया। प्राचीन मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किए बिना भी उसका शरीर इतना पावरफुल था। अब जब वह इनकी प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या वह स्वर्ग से भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाएगा? जब अजय चौधरी और कुंदन बात कर रहे थे, तभी कुंदन और दशान एक बार फिर एक दूसरे से भिड़ गए। मुक्कों और लातों का इस्तेमाल करने के बजाय वे दोनों पूरी तरह से फिजिकल टक्करों पर निर्भर थे, जैसे दो बुलडोजर एक दूसरे को कुचलने की कोशिश कर रहे हों। यह पूरी तरह से ताकत पर आधारित है। जो ज्यादा ताकतवर होगा वही जीतेगा। इस समय दशान और कुंदन दो उग्र सांडों की तरह थे। कोई भी दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था और बार बार अपने शरीर से एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे। अधड़ाम, अबैंग बैंग, अबैंग बैंग बैंग दोनों बार बार टकराए। उनकी आवाजें गरजते हुए बादलों जैसी थीं। कुंदन के चेहरे पर एक्साइटमेंट की एक झलक दिखाई दी। यह तो वाकई शानदार था। बहुत समय बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने इतने रोमांचक मुकाबले का मज लिया था। इस समय कुंदन और दशान के बीच लड़ाई अभी भी जारी थी। दूसरी ओर अर्पित ने सीक्रेट हथियारों का भरपूर प्रदर्शन किया। उसके हाथों और आस्तीनों से समय समय पर चाकू, भाले, पत्थर और तीर निकलते रहते थे, जिससे वह नाग सोसाइटी के एक के बाद एक गुर्गों को मार गिराता था। इसके अलावा अर्पित न केवल सीक्रेट हथियारों में कुशल है, बल्कि क्लोज कॉम्बैट में भी माहिर है। हाथ में चांदी का खंजर लिए वह भूत की तरह भीड़ के बीच से गुजर रहा था। यह जहां भी जाता, बड़ी संख्या में लोग जमीन पर गिर पड़ते। दूसरी ओर वंश का सामना एक टायरानोसॉर्स से हुआ, जो 8 वज्रों में से एक था। अरे बदमाश, तू मरने वाला है। दोनों हाथों में पीतल के पोर पहने और मुट्ठी भींचे हुए टायरानोसॉरस ने वंश की ओर खतरनाक तरीके से हमला किया। उसके पैर दो पत्थर के खंभों की तरह मोटे और भारी थे, और जब वह जमीन पर कदम रखता था तो उनसे एक तेज खड़खड़ाहट की आवाज आती थी। जैसे ही वह वंश के पास पहुंचा, उसने अपनी मुट्ठी उठाई
और उसकी उभरी हुई मांसपेशियों ने पल भर में एक भयानक ताकत छोड़ते हुए वंश के चेहरे पर जोरदार वार किया। ए धमाका! एक ही मुक्के में इतनी ताकत थी मानो कोई बाघ पहाड़ों में दहाड़ रहा हो। उसकी शक्ति बहुत ही खतरनाक थी। अगर वह कोई साधारण आदमी होता तो टायरानोसॉरस के उस मुक्के से शायद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। हालांकि वंश बस वहीं शांत भाव से खड़ा रहा। जैसे ही टायरानोसॉरस की मुट्ठी जोर से नीचे गिरी, उसने अपनी एक मांसल उभरी हुई बांह उठाई, जिससे ताकत की एक लहर पैदा हुई, और एक ही मुट्ठी से उसने निडर होकर टायरानोसॉरस की मुट्ठी का सीधा सामना किया। इंधड़ाम, पलक झपकते ही उनके मुक्के आपस में टकरा गए। टायरानोसॉरस की नज़र में वंश का उससे सीधा टकराव सुसाइड करने जैसा था। आखिरकार उसके हिसाब से उसकी मुट्ठियां न केवल स्टील की तरह सख्त थीं, बल्कि बेहद पावरफुल भी थीं। अतीत में जिसने भी मुझसे सीधे मुकाबले की हिम्मत की, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। इसलिए उसे लगा कि आज रात वंश भी उसी के मुक्के से मारा जाएगा। हालांकि कुछ ही सेकंड बीते थे, टायरानोसॉरस के चेहरे के हाव भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। उसे अपने ऊपर एक और भी खतरनाक और उग्र शक्ति का तेज गति से आना महसूस हुआ। मेरी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी, और मैं बुरी तरह हार गया। तुम, टायरानोसॉरस ने वंश को डरी हुई निगाहों से देखा। इससे पहले कि वंश अपनी बात पूरी कर पाता, उसने एक भयानक दहाड़ मारी। अरे बाप रे! वंश के मुक्के से टायरानोसॉरस की मोटी बांह टूट गई और टेढ़ी मेढ़ी हो गई। इसके तुरंत बाद क्लांग 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 की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो पाया कि वंश के एक मुक्के से उसके पहने हुए पीतल के सारे पोर इयों चकनाचूर हो गए थे। और अभी यह खत्म नहीं हुआ था। टायरानोसॉर्स को लगातार अपने शरीर पर झटके महसूस हो रहे थे, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था। इसके बाद पैदा हुई ताकत सुनामी की तरह उसे निगलने की धमकी दे रही थी। अभूष, एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। टायरानोसॉरस का शरीर पीछे की ओर गया और बैंग 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 की आवाज के साथ अपने पीछे की सभी मेजों और कुर्सियों को तोड़ता चला गया। एक धीमी सी धमाके की आवाज के साथ टायरानोसॉरस 5 या 6 मीटर दूर जा गिरा। हर तरफ धूल उड़ रही थी। ओह! टायरानोसॉरस जमीन पर पड़ा हुआ था, जोर जोर से हाँफ रहा था और दर्द से तड़प रहा था। वह उठकर लड़ना जारी रखना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर बिखर रहा हो और वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हालांकि वंश ने इस वजह से उसे जाने नहीं दिया, बल्कि कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ने लगा। जल्दी करो, टायरानोसॉरस भाई की रक्षा करो, उस बच्चे को आगे मत जाने दो। हाँ, हम उसे टायरानोसॉरस भाई को चोट पहुंचाने नहीं दे सकते। नाग सोसाइटी के कुछ गुंडे, जिनके हाथों में बड़ी छुरियां थीं, कांपते हुए वंश के सामने खड़े हो गए और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि वंश की डरावनी ताकत को देखकर वे इतने डरे हुए थे कि वंश के हर एक कदम आगे बढ़ाने पर वे एक कदम पीछे हट जाते और आगे बढ़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करते थे। वंश ने गुंडों पर एक नजर डाली और ताना मारते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम निकम्मे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं, या तो मेरे रास्ते से हट जाओ या मर जाओ। नाग सोसाइटी के गुंडों ने एक दूसरे को देखा, फिर जोर से चिल्लाते हुए वंश की ओर दौड़ पड़े। ऐसा लगता है कि तुमने मरने का फैसला कर लिया है। वंश ने ठंडी चीख मारी और फिर इतनी तेजी से गायब हो गया कि केवल एक धुंधली सी परछाई ही रह गई। सीधे गुंडों के ग्रुप के बीच से गुजर गया। महज कुछ ही सेकंड में वंश टायरानोसॉरस के सामने प्रकट हो गया। उसके पीछे खड़े लगभग एक दर्जन गुंडों की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उनके शरीर सुन्न हो गए, उनकी आंखों में गहरा डर भर गया। गिरो, वंश ने शांत भाव से केवल एक शब्द कहा, इम बूम 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 बूम। कई दबी हुई धमाकों की आवाजें सुनाई दी और लगभग एक दर्जन बदमाश सीधे जमीन पर गिर पड़े और तुरंत मर गए। लेकिन उन सभी की गर्दन में खून से लथपथ छेद थे और वे सभी एक ही वार में मारे गए। जमीन पर कराहते और छटपटाते टायरानोसॉरस को देखते हुए वंश ने ताना मारा, टायरानोसॉरस नाग सोसाइटी के 8 वज्रों में से एक। क्या तुम्हारी यही ताकत है? तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। टायरानोसॉरस ने गुस्से से वंश को घूरते हुए दहाड़ा। वंश, तुम इतने घमंडी मत बनो। मेरे बाकी भाई तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हे, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी नाग सोसाइटी के 8 वज्रों का एक एक करके हिसाब करूंगा। यह कहने के बाद वंश ने टायरानोसॉरस को जमीन से उठाया और उसे जोर से फेंक दिया, जिससे टायरानोसॉरस का पूरा शरीर 8 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ टायरानोसॉरस एक मोटी दीवार से टकरा गया, धीरे धीरे नीचे फिसला, अपने सिर पर खून का एक बड़ा धब्बा छोड़ते हुए, और फिर तुरंत मर गया। इसी समय
कुंदन और दशान के बीच की लड़ाई भी एक भयंकर मोड़ पर पहुंच गई। उस भीषण टक्कर के बाद दोनों के शरीर का आधा हिस्सा लाल हो गया था और कुछ जगहों पर चोट के निशान भी थे। दशान की आंखें खून से लाल हो गई थीं। उसने दहाड़ लगाई और अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट किया, अपने पूरे शरीर को सच्ची चीज से भर दिया और फिर एक बार फिर कुंदन पर हमला कर दिया। हे, अब भी टक्कर मारना चाहते हो? मैं पूरी तरह तैयार हूं। कुंदन ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और इबाजिकवानी की इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन मेथड तेजी से एक्टिवेट हो गई। अपनी पावरफुल फिजिकल कैपेसिटी और ट्रू एनर्जी के कॉम्बिनेशन से कुंदन पल भर में एक शाही दानव देवता में बदल गया। दशान हगिंग स्टेंस, ओवरलॉर्ड पीक। दो जोरदार चीखें गूंज उठीं। अगले ही पल अंधड़ाम, जैसे कोई धूमकेतु पृथ्वी से टकराता है वैसे ही दो विशाल शरीर एक बार फिर टकरा गए। इस मुकाबले में कुंदन की ताकत ने साफ तौर पर उसे बढ़त दिलाई तो इन 200 पाउंड से अधिक वजनी दशान का शरीर टक्कर के कारण हवा में उछल गया और एक दीवार से टकराकर जोरदार बूम की आवाज हुई। उस जबरदस्त बल के कारण दीवार में दरार आ गई। फिर दशान का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे धूल और पत्थर के टुकड़ों के बादल उड़ने लगे। गर्जन, कुंदन दहाड़ा और अपने दोनों मोटे पैरों को घुमाते हुए पहाड़ दशान की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह पहाड़ के पास पहुंचा, कुंदन ने अचानक दोनों पैरों से जमीन पर जोर लगाया और हवा में ऊंची छलांग लगाई। फिर उसने अपना दाहिना हाथ मोड़ा और अपनी कोहनी को जमीन पर पड़े पहाड़ पर जोर से पटका। कुंदन की कोहनी को वार करने ही वाला देखकर दशान के चेहरे पर गहरी दहशत का भाव उभर आया। उसने अभी अभी कुंदन की ताकत का अनुभव किया था। अगर उसे उसकी मार पड़ती तो वह निश्चित रूप से मर जाता, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही कुंदन धड़ाम से नीचे गिरा, उसने पलटी मारी और एक तरफ लुढ़क गया। जैसे ही वह लुढ़क कर दूर जाने लगा, कुंदन की कोहनी जोर से नीचे आ गिरी। अंधड़ाम, इंक्लिक। कुंदन की कोहनी एक भारी लोहे के हथौड़े की तरह जमीन पर पड़ी, जिससे जमीन चकनाचूर हो गई। मलबा चारों ओर उड़ गया और टक्कर के कारण जमीन में गड्ढे पड़ गए। जब कुंदन को एहसास हो कि उसका हमला चूक गया है, तो वह पलटा और लुढ़कते हुए पहाड़ की ओर भागा। तुरंत ही वह पलटा और पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। फिर उसने अपनी मुट्ठियां घुमाई, जिनमें से प्रत्येक चक्की के पत्थर जितनी बड़ी थी, और उन्हें पहाड़ पर पटककर जमीन पर दे मारा। अबैंग बैंग 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 पग कई दबी हुई आवाजें सुनाई दी। दशान ने हताशा में अपने हाथ उठाकर कुंदन के हमले को रोकने की कोशिश की। जोरदार प्रहार को रोक दिया गया, और हालांकि यह जानलेवा नहीं था, दशान को अपनी दोनों बाहों में दर्द और सुन्नपन महसूस हुआ, मानो वे अब उसकी हों ही नहीं। हालांकि इसी पल कुंदन ने अपनी मुट्ठी की दिशा बदल दी और उसे दशान की छाती की ओर जोरदार प्रहार किया। इंधड़ाम, कुंदन का मुक्का काफी पावरफुल था, यहां तक कि दशान की मजबूत छाती की मांसपेशियां भी इसे सहन नहीं कर सकीं, और उसने मुंह भर खून थूक दिया। कुंदन के चेहरे पर खून के छींटे पड़े, लेकिन कुंदन जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसकी आंखों में एक जंगली जानवर जैसी चमक थी। उसने कई बार और वार किए, उसकी मुट्ठियां दशान के शरीर पर जोर से लगीं। अबैंग बैंग बैंग, कुंदन ने लगातार कई पावरफुल दहाड़े मारी, जब तक कि दशान शांत नहीं हो गया, क्योंकि उसे कुंदन ने बेरहमी से मार डाला था। अरे, मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुंदन ने कुछ बुदबुदाया, और असल में वह मुक्के मारना जारी रखना चाहता था, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि दशान अब सांस नहीं ले रहा है, उसने अपने होंठ सिकोड़े और जमीन से उठ खड़ा हुआ। हालांकि कुंदन लड़ाई के बाद गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, लेकिन उसे कुछ मामूली खरोंचें और चोटें आई थीं, और उसकी शारीरिक शक्ति काफी कम हो गई थी। हालांकि जब उसने ऊपर देखा, तो उसने पाया कि उसके आसपास मौजूद नाग सोसाइटी के मेंबर्स डरी हुई निगाहों से कुंदन को घूर रहे थे। कुंदन ने उन्हें जो झटका दिया वह सचमुच बहुत बड़ा था। 8 वज्रों में छठे नंबर पर रहने वाला दशान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। फिर भी इस बच्चे ने उसे पीट पीट कर मार डाला। यह इंसान नहीं है, यह एक जंगली जानवर है। इस समय उस प्राइवेट रूम में केवल यशवंत और उसके कुछ दर्जन गुंडे ही बचे थे। जहां तक दशान, खूंखार और टायरानोसॉर्स की बात थी, वे सभी खत्म हो चुके थे। ये दर्जनों गुंडे वंश और उसके 4 साथियों से डरे हुए थे। वे कांपते हुए यशवंत की रक्षा कर रहे थे, लेकिन वंश और उसके आदमियों पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुंदन, क्या तुम ठीक हो? वंश ने अपना सिर घुमाकर पूछा। वंश भाई, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। कुंदन ने कुछ गहरी सांसें ली और जवाब दिया, कुंदन, तो तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी काम हम पर छोड़ दो, वंश ने कहा। वंश भाई, मेरी ताकत लौट आई है,
मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। कुंदन चिल्लाया और फिर पूछा, वैसे वंश भाई, आप मुझे जिसे भी मारने को कहेंगे, मैं उसे मार डालूंगा। जाओ और इस आदमी को पीट पीट कर मार डालो। वंश ने अपना हाथ उठाया और भीड़ में मौजूद यशवंत की ओर इशारा किया। हे, वंश भाई, इस बच्चे को पीट पीट कर मार डालना आसान है, बस देखते रहो। कुंदन ने अपनी बाहें फैलाई और फिर यशवंत की ओर चल दिया। यशवंत ने वंश को घूरते हुए कहा, वंश, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? वंश ने आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, यशवंत, अन्विता मेरी दोस्त है। अगर तुम मेरे दोस्त को मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस वजह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम। यशवंत इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं और वह घबराने लगा। आखिर चल क्या रहा है?